Starting from the point where we have left yesterday, the critical response activities of the companies that they perform to defend themselves from different business drivers and pressures. हमने स्ट्रैटेजिक सिस्टम देख लिया था, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स देख ली थी. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बेसिकली इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल प्रोसेसेस को चेंज कर देते हैं. जितने भी आपका वे ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, जो आपके ऑपरेशंस हैं, उनको हम इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू और एक नया वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस लेकर आते हैं, जिसमें हमारे टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशंस हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं. तो किस तरह से बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को हम अपने ड्राइवर्स और प्रेशर्स को कंट्रोल करने में और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, भी हम वो डिस्कस करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन के मेजर रिस्पॉन्सिंग्स में हमारे पास नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जो कि एक इंट्रोडक्शन है नई इनोवेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जिसमें हम अपने बिजनेस को एक नए तरीके से कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास आईटी की सपोर्ट से डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं. सबसे पहला है रिड्यूस साइकिल टाइम एंड टाइम टू मार्केट. रिड्यूस साइकिल टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसके पास एक आइडिया है, ठीक है. अब जब आपके पास एक आइडिया आता है तो उस सबसे पहले हम करते हैं उस आइडिया की डेवलपमेंट. जब आपका आइडिया डेवलप हो जाता है तो उससे फिर क्या बनता है, हम उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. आपने पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा कि पहले प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, फिर प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उसका जो है वो पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें वो मिच्योर होना शुरू होता है, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन आ जाता है और उसके दरमियान में भी एक स्टेज होती है जिसमें हमारी सेल्स अपवर्ड जारी होती है. यानी कि और आपको ये चीज़ भी पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड लेता है वो आपकी डेवलपमेंट की स्टेज होती है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी आइडिया डेवलपमेंट हो. जब भी कोई आइडिया लेकर आया जाता है तो उसको डेवलप करवाने से लेकर उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं साइकिल टाइम, ठीक है. अब कोई भी कंपनी जब एक आइडिया लेकर आती है तो उसको जितना कम टाइम लगेगा उसको इंट्रोड्यूस करवाने में उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. हो सकता है जितना टाइम वो उसको इंट्रोड्यूस करवाने में लगा रही है उतनी देर में आपके कंपेटिटर्स कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए और जितना भी टाइम आपने अपने डेवलपमेंट लगाया था और जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी वो ज़ाया हो जाए. तो आपका जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हेल्प करता है कि आपका जो साइकिल टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है. कि आपको आपके सप्लायर्स के साथ एक्स्ट्रा नेट्स बना दिए जाते हैं, उसके अलावा आपके साथ ऐसे नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, एक्स्ट्रा नेट बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम अपना साइकिल टाइम जो है उसको रिड्यूस कर सकें. तो जो आपके पास एक्स्ट्रा नेट्स बनते हैं उससे होता क्या है कि आपके पास जो एक आइडिया आता है उसको प्रोसेस करना, फिर उसकी डेवलपमेंट करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपकी कम्युनिकेशंस होती रहती हैं. आपकी इंसेप्शन ऑफ आइडिया से लेकर कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक जो आपका टाइम टू मार्केट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए. नेक्स्ट है हमारे पास एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कोलैबोरेटिव वर्क. एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन. वी ऑल नो व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. जब एक कंपनी अपने डिसीजन मेकिंग में और हर एक्टिविटी में अपनी एम्प्लॉयज़ की जो है वो डिसीजंस को भी सपोर्ट करती है, वो आपके एम्प्लॉयज़ की डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है. अब आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर आना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हम अपने सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स पर रिलाई नहीं कर सकते. मैनेजर्स आर द ह्यूमंस, उनकी भी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं. एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपके ओवरऑल कस्टमर्स भी होते हैं, जो कि हमारी कंपनी के बारे में, हमारी स्ट्रेटजी में हमारी हेल्प कर सकते हैं. अगर हम अपनी मैनेजमेंट को डेलीगेटेड टीम्स में और सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा जो वे ऑफ डूइंग बिजनेस है और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है वो फास्टर हो सकता है और उसमें डिलेज भी नहीं आएंगे. एक एक पर्सन को एक एक ड्यूटी देने की बजाय पर्सनस को मिलाकर एक टीम बना दी जाए जो कि डेलीगेटेड हो, उसको पता हो कि आपने ये काम जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है. आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिसेंट्रलाइजेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. बेसिकली एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम अपने एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं कि वो हम उनको थोड़ी बहुत पावर्स देते हैं कि वो भी हमारी कंपनी की डिसीजन मेकिंग में और जो सेल्फ डायरेक्शन है उसको वो यूज़ कर सकते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको जो है वो कंट्रोल किया जाए, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से भी कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं. और यही आपकी आईटी और ई कॉमर्स का जो है वजह से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है. हम अपनी एम्प्लॉयज़ को डिसेंट्रलाइज कर रहे होते हैं और साथ ही साथ
हम सेंट्रलाइजेशन का कंट्रोल भी रखते हैं अपनी कंपनी का। आपको पता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेट और इंट्रानेट्स को यूज़ किया जाता है। वो इंट्रानेट्स आपका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ इंगेज रखते हैं। अब हर किसी एम्प्लॉई की जो ऑथराइजेशन है वो दूसरी एम्प्लॉय से डिफरेंट होती है। ऑथराइजेशन का मतलब है एक्सेस, कि आपकी कंपनी का पूरा एक सर्वर मेंटेन्ड है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके घर में एक जो है पूरी कबर्ड है, उस कबर्ड में हर किसी पर्सन का अलग-अलग एक लॉकर होता है, ठीक है? हर किसी पर्सन की एक्सेस सिर्फ़ उसी लॉकर तक होती है, वो सारी घर के लॉकर्स को ओपन नहीं कर सकता। आपके इंटरनेट्स भी इसी तरह से काम करते हैं कि जिस एम्प्लॉयी को हमने जितनी एक्सेस देनी होती है, हम उसको उसी लॉकर तक महदूद रखते हैं। इससे होता क्या है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन भी हो जाती है और ओवरऑल आपकी कंपनी जो है वो सेंट्रलाइज़ अप्रोच को भी फॉलो कर रही होती है। हर कोई एम्प्लॉय ये कंसिडर करता है कि हम अपनी कंपनी के साथ एंगेज्ड हैं और वो दूसरे एम्प्लॉय से थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। तो ये इंट्रानेट्स आपको इस तरह के नेटवर्क्स क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो कि हम अपने एम्प्लॉय को एम्पावर भी कर रहे होते हैं और हम अपने एम्प्लॉय को एक जो है वो लिमिट भी कर रहे होते हैं। हम अपने एम्प्लॉइज़ को डाटा की एक्सेस देते हैं, इन्फॉर्मेशन की एक्सेस देते हैं, नॉलेज देते हैं। उसके अलावा डिफरेंट नेटवर्क एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। नेटवर्क एक्सेस सिस्टम जो है बेसिकली ये वो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जो कि आप को गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? ये आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको किस हद तक जो है वो काम करना है और कौन-सा काम प्रोवाइड करना है। ये भी हमारा ई-कॉमर्स के रिलेटेड ही है, ठीक है? मीन्स इन अदर वर्ड्स कि आप अगर ह्यूमन से डायरेक्शंस लेते हो तो वो आपको जो डायरेक्शंस दे रहे होते हैं वो आपको लगता है कि ये कंट्रोल है, लेकिन जब आपको नेटवर्क एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू कोई एडवाइसेस मिलती हैं तो आप जो है वो आपके ह्यूमन एक्सपर्ट्स के तौर पर आपको काम करते हैं और किसी भी टाइम 24 आवर्स आ डे और 7 डेज अ वीक आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। मतलब अगर आपको एक टीचर कॉलेज टाइम पे पढ़ाता है और दूसरा टीचर आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, तो उस केस में आप किसको प्रेफ़र करोगे, 24/7 वाले को। तो ये जो आपके ह्यूमन एक्सपर्ट्स होते हैं वो तो आपको लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो आपके नेटवर्क्ड एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, वो आपको हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी टाइम वहाँ से जो है वो हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टमर फोकस अप्रोच, जिसको हम कहते हैं कस्टमर फोकस अप्रोच एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम जो है ये भी एक बहुत बड़ी अप्रोच है जिसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं कि हमने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि पहले कंपनीज क्या करती थी, मैस प्रोडक्शन। हम ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनीज पहले मैस प्रोडक्शन करती थी, यानी कि ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन करती थी और जब प्रोडक्शन कर लेती थी तो फिर अपने कस्टमर्स ढूंढती थी उन प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन हमारे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की वजह से और ई कॉमर्स की वजह से हम मैस प्रोडक्शन से मैस कस्टमाइजेशन की तरफ मूव कर चुके हैं। मैस कस्टमाइजेशन का मतलब है कि आप बना तो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ह्यूज लेवल पर ही कर रहे हैं, लेकिन दोज प्रोडक्ट्स दैट फिट इनटू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, आपकी टोटली प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज किया जाता है और आपका कस्टमर ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा लॉयल होकर फिर आपसे परचेजिंग करता है, ठीक है। हमारे कस्टमर जो हैं वो जो है इंटरैक्टिव होते जा रहे हैं और वो खुद भी कम्युनिकेट करते हैं कंपनी के साथ और कंपनी भी उनके साथ कम्युनिकेट करती है। कंपनीज अपने आइडियाज़ शेयर करती हैं और एम्प्लॉयज़ जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो पूरा एक री इंजीनियरिंग हो रही है आपके कंज्यूमर्स की, आपके कस्टमर्स की, वो हमें सपोर्ट करती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कि हम अपनी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैस प्रोडक्शन से मैस कस्टमाइजेशन की तरफ लेकर आ सकें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक आइडियल फैसिलिटेटर है हमारे मैस कस्टमाइजेशन का। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की पूरी स्पेसिफिकेशंस देते हो और फिर आपका जो सप्लायर है या जो आपका सेलर है वो आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। लास्टली हमारे पास आ जाता है रीस्ट्रक्चरिंग एंड टीम बेस्ड कल्चर। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपके पास बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आपका फोर्थ वाला पॉइंट है बिजनेस अलाइंसेस वाला। बिजनेस अलाइंसेस एंड जो आपका रीस्ट्रक्चरिंग है वो बेसिकली सेम है। इसमें होता क्या है कि आपकी कंपनीज जो हैं वो अब मिलकर काम कर रही हैं। आप अपने कंपैरेटर से कम्पीट करने के बजाय अगर आप अपने कंपैरेटर्स के साथ मिलकर वर्क टीम्स बना लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आपके पास जनरल मोटर्स है, फोर्ड मोटर्स है, ये दोनों जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं और एक दो दूसरी कंपनी का सप्लायर है, ठीक है। अब ये दोनों कंपनीज ने आपस में एक चेन बना
बना ली जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करती हैं, अपनी जो परमानेंट एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, जिससे होता क्या है कि हमें बार बार जो है वो ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम एक्स्ट्रा नेट को यूज़ करते हैं। जब कंपनीज अपना आपस में एक नेटवर्क बना लेती हैं, यानी कि एक कंपनी जो है वो आपका प्रोड्यूसर है, एक कंपनी आपका सप्लायर है, और इस तरह से आपकी सप्लाई चेन में डिफरेंट कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं, तो जब आपका ये एक एक्स्ट्रा नेट के थ्रू एक रिलेशन बन जाता है, उसमें आप मल्टीपल चीज़ों को रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो, रिसोर्स को शेयर कर सकते हो, जिसमें आपकी जो है जॉइंट रिसर्च एफर्ट्स आ सकती हैं। मतलब एक कंपनी ने अगर किसी पर्टिकुलर काम पर रिसर्च करनी है तो उसको अकेली को बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर वो अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को साथ मिलाकर फिर रिसर्च करती है तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है हमारी बिजनेस अलाइंसिस का, बिजनेस के मर्ज होने का, जिसमें आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर्स आ जाते हैं। जॉइंट वेंचर्स बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो कि टेम्पररी टाइम लिमिटेड मिशन के लिए जो है वो इकट्ठी होती हैं, और जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर अलग से सेपरेट हो जाती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो जैसे कि एक वर्चुअल कॉरपोरेशन है, कि कंपनीज वैसे तो फिजिकली काम कर रही होती हैं लेकिन अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं, जिसमें बाकी सारी कंपनीज मिलकर एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ शेयर कर रही होती हैं, और जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता है तो उस वर्चुअल कॉरपोरेशन को एक नई कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कुछ परमानेंट भी टाइप्स होती हैं। अब इस सारे के सारे जो सिनेरियो में हमारी बिजनेस अलाइंसेस हम बना रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किस तरह से सपोर्ट करती है कि हम एक्स्ट्रा नेट बना लेते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो बिजनेस अलाइंसेस का एक कल्चर है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि आपके जो डिफरेंट प्रेशर्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव करने का मकसद ये है कि आपको चेंज की तरफ लेकर आते हैं, कि आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है। वो रिस्पॉन्सेज चाहे आपके प्रोएक्टिव हों चाहे वो आपके रिएक्टिव हों। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एनी टाइम एनी प्लेस एनी वे, हर किसी तरीके से वो आपको बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में, सिस्टम स्ट्रेटजिक सिस्टम डेवलप करने में, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स करने में और बिजनेस अलाइंसेस करने में, हर किसी में जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द बिजनेस प्रेशर्स एंड ड्राइवर्स, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन फिर उनको क्रिटिकली रिस्पॉन्स करती हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं करेंगी तो कंपनीज जो है वो फेल हो जाएंगी, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। Coming to our next point, which is impact of electronic commerce, that everything will be changed। अगर हम electronic commerce को यूज़ करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो फील्ड है वो एक न्यू फील्ड है, उसके लिए कोई भी हिस्टोरिकल डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जितना भी डाटा हमारे पास है, हम सिर्फ और सिर्फ वो डिस्कशन की बेस पर है, वो एक्सपर्ट्स के जो है वो लॉजिक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के इम्पैक्ट को डिस्कस करने के लिए। तो अगर हम इसके लिए एक मॉडल को डिस्कस करें तो यहाँ पर ब्लॉच एक और एनसीव जो है उन्होंने हमें एक मॉडल गिवन किया था। उस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने इम्पैक्ट को चेक करें, तो अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन देखें, कंपनी लेवल की तरफ देखें, तो कंपनी में हमारे पास मिशन, स्ट्रेटजीज, एक ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी होगी तो ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिशन और स्ट्रेटजीज बना सकते हो। और अगर हम अपनी कंपनी लेवल पर देखें तो कंपनी में डिफरेंट जो बिजनेस की वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट प्रमोशन है, न्यू सेल्स चैनल्स हैं, डायरेक्ट सेविंग्स हैं, टाइम टू मार्केट है, कस्टमर सर्विस है, ब्रांड इमेजेस है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने इन सब को इम्प्रूव किया है। और दूसरी साइड पे जो हमारी टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग है या कस्टमर रिलेशंस है, उनको ट्रांसफॉर्म किया गया है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि टोटली चेंज कर दिया गया है। और रीडिफाइन करने का मतलब क्या है कि हमने एक नया जो है उनको नई चीज़ें लेकर आए हैं, हम अपनी कंपनी के नए मॉडल्स लेकर आए हैं। अभी हम इस चीज़ को, हर एक चीज़ को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इंडस्ट्री लेवल पर देखें तो इंडस्ट्री के जो कंपेटिटर्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं, जो आपके एक्टर्स हैं वो भी न्यू आ चुके हैं, नई कन्फिग्रेशंस आ गई हैं, नई स्ट्रेटजीज आ गई हैं, बिजनेस ड्राइवर्स न्यू हैं, आपके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्ट्रेटजी जो कि हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं उसमें भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, मतलब ओवरऑल आप देखो, चाहे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसने
हर चीज़ को चेंज कर दिया है। और कुछ जगह से हम देखेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग को इम्प्रूव किया गया है। हम बेसिकली इम्पैक्ट को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है हमारे पास कि किस तरह से हमने अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग को इम्प्रूव किया है, जो कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैटेगरी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्म कैसे किया है टेक्नोलॉजी को और कस्टमर के रिलेशंस को। और थर्ड कैटेगरी होगी हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रीडिफाइंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम अपनी बिजनेस मॉडल्स को देखेंगे और न्यू प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली होती है कंपनी जब अपने कस्टमर्स को खुद सर्व कर रही होती है, जब इंटरमीडिएट्स को अंदर से निकाल दिया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि सेल्स चैनल्स कैसे बनते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते तक अंदर नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मिडल मैन होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। लेकिन इट्स नॉट द डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है? जब प्रोड्यूसर खुद अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। और ट्रेडिशनली डायरेक्ट मार्केटिंग होती थी टेलीफोन कॉल्स के थ्रू या फिर जो है ईमेल्स के थ्रू, ऐसा कुछ। लेकिन अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करते हैं? हमारे पास प्रोडक्ट प्रमोशन जो है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। प्रोडक्ट प्रमोशंस को कैसे इम्प्रूव किया गया है कि हम अब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो ज़्यादा डायरेक्ट होती हैं, इन्फॉर्मेशन रिच होती है। मतलब जो भी मैसेज हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं उसमें नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है, क्विक इन्फॉर्मेशन होती है, उनको एक इंटरैक्टिव नेचर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हम अपने कस्टमर्स के साथ इस तरह के रिलेशंस क्रिएट करते हैं कि कस्टमर्स फीडबैक भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है न्यूज़ चेज चैनल्स। हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग को इम्प्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से नंबर ऑफ़ चैनल्स हमारे इंक्रीज़ हो चुके हैं। हम ओवर द वर्ल्ड जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेल चैनल्स आ गए हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी। उसके अलावा कस्टमर जो हैं वो हमारे साथ बाई डायरेक्शनल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है। बाई डायरेक्शनल का वही है, टू वे कम्युनिकेशन है। उसके अलावा डायरेक्ट सेविंग्स है। सेविंग्स क्या है? डिफरेंट कॉस्ट यहाँ पर सेव हो जाती है। आपको इन्फॉर्मेशन को डिलीवरी की कॉस्ट कम हो जाती है। मतलब पहले आप बैनर्स लगाते थे, उसके अलावा आप डिफरेंट कमर्शियल्स बनाते थे और फिर आप अलग से अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो। वो कास्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कास्ट ऑफ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन हमारी इन ई कॉमर्स की वजह से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। उसके अलावा देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द डिलीवरी कॉस्ट। पहले डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोडक्ट हो, कोई आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो, तो उसकी डिलीवरी में सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेविंग्स आई हैं। उसके अलावा आपका साइकिल टाइम रिड्यूस हो गई। ये भी पीछे भी हमने पढ़ा था कि आपका आइडिया की इंसेप्शन से लेकर उसको फिज़िकली जो है इम्प्लीमेंट करने तक का जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, ताकि आपके कंपेटिटर्स उस आइडिया तक पहुँचे उससे पहले ही आपने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया हो। उसके अलावा कस्टमर सर्विस है। कस्टमर सर्विस बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। कस्टमर्स को हम ऑनलाइन डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैंने आपको फेडेक्स की एग्जांपल भी दी थी कि वो आपकी चिप्स लगा देता है आपके प्रोडक्ट्स के साथ, जिससे आप अपने प्रोडक्ट का ट्रैक रख सकते हो। उसके अलावा इंटेलिजेंट एजेंट्स बहुत बड़ा एक हमारे लिए कस्टमर सर्विस है। इंटेलिजेंट एजेंट्स को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप यूट्यूब या कोई भी सोशल वेबसाइट खोलते हो या कोई भी जो है सोशल मीडिया वेबसाइट, तो आपको आपकी जो नीड्स और आपके जो इंटरेस्ट होते हैं उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो दिखाए जाते हैं, आपकी नीड्स एंड जो आपके प्रेफरेंसेस हैं उसके रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाया जाता है। वो कंटेंट आपको क्यों दिखाया जाता है? उसके पीछे इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, जो कि आपकी बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ब्रांड और कॉर्पोरेट इमेज। हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से कंपनी का इमेज बहुत बड़ा जो है वो बन जाता है। जो कंपनीज अपना कोई पर्टिकुलर कंपैरेटिव एज बना लेती हैं या फिर प्रॉपर एक जो है वो अपना इमेज क्रिएट कर लेती हैं, उससे आपकी कंपनीज का आपके कस्टमर के साथ एक लॉयल रिलेशनशिप बन जाता है। कॉर्पोरेट इमेज बेसिकली ट्रस्ट की बेस पर बनता है और ट्रस्ट जो है वो डायरेक्ट सेल की वजह से ही हो सकता है। जो ट्रेडिशनली कंपनीज थी वो भी अब अपने आप को ऑनलाइन जो है वो कन्वर्ट कर रही हैं। ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन। जब तक आपका ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता तब तक आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। इन सब के अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने जो है वो डिफरेंट मार्केटिंग रिलेटेड इम्पैक्ट छोड़े हैं हमारे ऊपर। जैसे कि आपको पता है कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन को हम बार बार डिस्कस करते हैं। एडवर्टीजमेंट किस तरह से इम्प्रूव हुई है। पहले एडवर्टीजमेंट वन टू वन होता था रिलेशनशिप। आप जो है
सिर्फ वन वे रिलेशन था। हमारी कंपनीज हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स देती थी, उनको नहीं पता होता था कि कस्टमर्स को प्रॉपर डिटेल्स पहुंची हैं या फिर नहीं। लेकिन अब जो एडवर्टीजमेंट है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, चाहे वो आपका बायर है चाहे वो आपका सेलर है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऑर्डरिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। आपको जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे ही ऑर्डर जो है प्लेस किया जाता है तो उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग साइट तक पहुंचा दिया जाता है और आपका क्विकली जो है वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपकी मार्केट्स को इम्प्रूव कर दिया गया है, मार्केट स्पेस बन गई है जहाँ पर आपकी डिफरेंट जो है वो जिस तरह से मॉल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स काम कर रही हैं, बायर्स डायरेक्टली अपने सेलर्स के साथ परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को इंक्रीज़ कर दिया है। उससे होता क्या है कि जो लर्निंग कर्व है उसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। हमारे कस्टमर्स की जो पावर्स है उनको रीशेप किया जा रहा है। कस्टमर्स के साथ जो हमारा एक रिलेशनशिप है वो स्टीप था, अब हम उसके साथ जो है उसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं और आपकी जो ऑफरिंग्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनको रीअरेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमें अब फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर चेंजिंग देयर प्लान्स एंड देयर मैनेजमेंट, ताकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू लेकर चल सकें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज किया जाता है, ठीक है। पूरे पूरे प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं। जब हमने कस्टमर्स को उनके अकॉर्डिंग सर्व करना होता है तो हमें अपने इंटरनल जो प्रोसेसेस होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा है चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्क, वही बात कि आपका काम करने का तरीका बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिजिटल इरा में काम करना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू ट्रांसफॉर्म योर ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीज जो है कंपटीशन की वजह से ग्लोबली हमारी एम्प्लॉयज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे जो एम्प्लॉयज़ का नंबर है वो रिड्यूस होता जा रहा है क्योंकि आपका सारा का सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। कंपनी ज़्यादा आउटसोर्सिंग को जो है वो फोकस करती हैं। आप एक ही पर्सन पूरा पूरा बिजनेस घर बैठे चला सकता है, उसको किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि आपकी नेचर ऑफ वर्क जो है वो चेंज हो चुकी है। तो हमारे जो डिजिटल एज के वर्कर्स हैं उनको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। इफ़ दे वांट टू स्टक टू वन ऑर्गेनाइजेशन तो उनको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी। उनको ट्रेडिशनल सेंस से और जो सिक्योर जॉब थी उससे निकल आना पड़ेगा क्योंकि अब सिक्योर जॉब का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब ऑनलाइन मूव हो चुकी है। वर्कर्स जो हैं वो पहले हमारे पास जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट होते हैं, अब भी हमारे पास वो वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन हमें अपने एम्प्लॉयज़ की जो नेचर ऑफ वर्क है और जो उनकी एम्पावरमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने कस्टमर्स की नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव कर सकें। उसके अलावा क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज़, न्यू बिजनेस मॉडल्स हम लेकर आते हैं। प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले प्रोडक्ट्स थे वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे, अब प्रोडक्ट्स को भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमाइज होते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन था, हम अब उसको डिफरेंटली जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने हमारे सप्लायर्स को अलो किया है कि वो हमें हमारे कस्टमर्स के बारे में पर्सनलाइज डाटा प्रोवाइड कर सकें। अब हमारे कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकें। कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप तब क्रिएट होते हैं जब हमें कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। आप देखते हो कि अब ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वो सबसे पहले कहता है कि आप यहाँ पर अपनी एक आईडी बना लें और उस आईडी में आप अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स और अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो। जब आप अपनी कंपनी के साथ अपनी वो एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो, कुछ कंपनीज आपसे आपका आईडी मांगती है और कुछ कंपनीज आपको नीचे मेंशन करती हैं कि जो है स्पोर्ट्स कुकीज़ और आपकी वेबसाइट पर कुकीज़ मेंटेन होंगी, तो वो भी आपका डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही होती हैं सर्टन कस्टमर्स के बारे में। जैसे जैसे आप अपने जो है स्पेसिफिकेशन ढूंढते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, वैसे वैसे आपके पीछे से इंटेलिजेंट एजेंट्स आपकी साइकोलॉजी को और आपके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं और वो आपकी नीड्स और वांट्स की एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं कि इस पर्सन को, इस कस्टमर को ये कलर पसंद है, वो इस तरह के प्रोडक्ट की कैटेगरी को ज़्यादा जाता है, वो प्राइस को ज़्यादा फोकस करता है या वो क्वालिटी को ज़्यादा फोकस करता है। ये सारी चीज़ें आपके इंटेलिजेंट एजेंट्स पीछे से आपको जो है वो सेंस कर रहे होते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट पर जाते हो तो वो आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग सर्व करते हैं, ठीक है।
उसके अलावा हमारे पास आ जाता है डिफरेंट, हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, डेल कंप्यूटर्स है, लेवीज जो है, ये सारी शूज़ कंपनीज जो हैं जितनी भी हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में डिफरेंट चेंजेस लेकर आए हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। आप अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में भी चेंज लेकर आते हो और प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी चेंज लेकर आते हो। उसके अलावा न्यू बिजनेस मॉडल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है कि जैसे कि आपने देखा कस्टमाइजेशन है, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग है, तो पहले जो बिजनेस मॉडल थे वो आजकल के इरा में कंपैटिबल नहीं है। हमें नई बिजनेस मॉडल्स भी बनवाने पड़ेंगे और हमें नई बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और जो इंफॉर्मेशन की एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कस्टमर्स की तरफ, उसको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कैटेगरी विच इज़ इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें हम इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने देखा कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टोटली रीडिफाइन कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा जो है हमारा टोटल मैस प्रोडक्शन से हम मैस कस्टमाइजेशन की तरफ आ चुके हैं। हम डिमांड ड्रीवन प्रोडक्शन करते हैं, अब जो कस्टमर्स हमसे चीज़ें डिमांड करते हैं हम उनको वही बना कर देते हैं। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की। उसके अलावा जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया है कि जिस टाइम आपका कस्टमर आपको ऑर्डर देता है उसी टाइम आप जो है वो फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करते हो और फिर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। उसके अलावा वेब बेस्ड सिस्टम्स हैं और फ्लेक्सिबल सिस्टम्स हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं। उसके अलावा है इम्पैक्ट ऑन एचआरएम, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हम अपने कस्टमर्स को डिफरेंटली ट्रेन कर रहे हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को अब अपने नेचर ऑफ वर्क को चेंज करने की ज़रूरत है, उसी तरह से हम अपने मैनेजमेंट को ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है वो डिफरेंटली दे रहे हैं। आपको पता है कि आपको आपका जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, आपका जो इवैल्यूएशन है, प्रमोशन है, जो डेवलपमेंट है हमारे एम्प्लॉयज़ की, वो टोटली चेंज हो चुका है। डिफरेंट इंट्रानेट्स क्रिएट किए जाते हैं जिनके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे होते हैं। डिफरेंट आपके पास साइट्स हैं जो कि हेल्प करती हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट जो है वो स्किल्स सिखाने में और ट्रेनिंग करने में। उसके अलावा है फाइनेंस और अकाउंटिंग पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हमारा जो फाइनेंस और अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है वो भी टोटली रीडिफाइन हो चुका है। यहाँ पर वो डिस्कस नहीं है जैसे कि आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कैसे चेंज किया गया है, पहले आपके पास पेपर मनी थी या कॉइन्स थे, अब आपके पास एटीएम्स हैं या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। उसके अलावा भी जो है वो एक पेपर मनी सॉरी डिजिटल मनी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको बिल्कुल भी जो है वो डिजिटल या फिर ये एटीएम वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी देख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हम अगर देखें तो ये टोटली इमर्ज नहीं है। हर चीज़ जो है वो आने वाले टाइम पीरियड में चेंज होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसलिए हम कहते हैं कि इज़ अ इमर्जिंग साइंस, अभी ये टोटली डेवलप्ड नहीं है। डेवलपिंग है तो इसके जो इम्पैक्ट है और इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी हमारे पास एक बाउंड्री है कि हम इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं।